स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेकंड के अंदर हमारे 11th लेक्चर कंप्लीट हो गए थे और प्रीवियस 11th लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को समझा था यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकुलेज मेथड, एरिया मूवमेंट मेथड एंड कॉन्जुगेट बीम मेथड। ठीक है, इन चारों मेथड के थ्रू हमने डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट किया था डिफरेंट केसेस के अंदर। उसके बाद हमने यूनिट नंबर 2 पढ़ी थी और यूनिट नंबर 2 के अंदर मैंने आपको एनालिसिस ऑफ प्रोप कैंटिलीवर बीम को कंप्लीट किया था। उसमें प्रोप कैंटिलीवर बीम के अंदर प्रोप रिएक्शन कैसे निकालते हैं, उसका बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका शियर फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। और उसी यूनिट के अंदर हमने डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को भी जाना था, साथ ही साथ मिडिल थर्ड रूल एंड मिडिल फोर्थ रूल को भी समझा था। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3 और इसमें हम जानेंगे फिक्स बीम एंड कंटिन्यूस बीम। ठीक है, अगर इसके हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर हमारे 2 टॉपिक हम इसमें कवर अप करेंगे। फर्स्ट टॉपिक एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम बाय यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड एंड सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस बीम बाय यूजिंग 3 मूवमेंट थ्योरम। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम। तो फिक्स बीम का एनालिसिस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिक्स बीम होती क्या है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं। ए बीम इन विच बोथ एंड्स आर फिक्स्ड इज कॉल्ड एज ए फिक्स बीम। मतलब एक ऐसी बीम जिसके दोनों एंड फिक्स होंगे तो उस बीम को हम बोलते हैं फिक्स बीम। ठीक है, मतलब एक ऐसी बीम जिसके दोनों एंड फिक्स का मतलब ना तो उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, ना कोई वर्टिकली मूवमेंट होगा और ना ही वो अपने एंड्स पर रोटेट होगी। ठीक है, तो एक ऐसी बीम जिसके दोनों एंड्स में रोटेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, दोनों एंड फिक्स है, तो ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं, फिक्स बीम। और अनदर टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं ए फिक्स बीम इज कंसिस्ट व्हेन इन सिंपली सपोर्टेड बीम एट कपल बोथ एंड्स। कहने का मतलब ये है, अगर एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर हम दोनों एंड्स पर कपल लगा दें तो वो बीम कौन सी कहलाएगी, फिक्स बीम कहलाएगी। ठीक है, अब हम ये समझते हैं, मतलब इसका मतलब ये हो गया कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर दोनों एंड्स पर हम कपल लगा दें तब ये बीम हमारी कौन सी बीम बन जाएगी, फिक्स बीम। तो फिक्स बीम की 2 डेफिनेशंस हो गई। एक तो ये एक ऐसी बीम जिसके दोनों एंड फिक्स हों उस बीम को हम फिक्स बीम बोलते हैं, और दूसरी डेफिनेशन ये हो गई अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में कपल्स को हम ऐड कर देंगे देन जो बीम बनेगी उसको हम बोलते हैं फिक्स बीम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिक्स बीम होती है हमारी वो डिटर्मिनेट होती है या इनडिटर्मिनेट होती है। ठीक है, उसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिटर्मिनेट बीम क्या होती है और इनडिटर्मिनेट बीम क्या होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ। एक ऐसी बीम जिसका एनालिसिस हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कर लेते हैं उस बीम को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट बीम। और एक ऐसी बीम जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सोल्व नहीं हो पाती उसको एनालिसिस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट बीम। जनरली डिटर्मिनेट बीम के अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम आती है और इनडिटर्मिनेट बीम के अंदर फिक्स बीम, प्रोप कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूस बीम आ जाती है। ठीक है, तो जनरली फिक्स बीम हमारी कौन सी होती है, इनडिटर्मिनेट बीम। मीन्स इसको एनालाइज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंडीशन तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल से फिक्स बीम को समझने की कोशिश की है। एक हमें फिक्स बीम दे रखी है विथ यूडीएल। ठीक है, तो इसका जो हमें एनालिसिस करना होगा वो कुछ इस तरह से करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिक्स बीम विथ यूडीएल को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, एक पार्ट हो जाएगा हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल एंड सेकेंड पार्ट हो जाएगा कपल्ड बीम वाला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल और सेकेंड वाली बीम हो गई हमारी एंड मोमेंट बीम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब यूडीएल एक्ट होता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, हमारा पैराबोला बनता है।
तो उसका हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया पैराबोला। और कितना होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मैक्सिमम कहाँ पर होता है, सेंटर पे होता है। वो कितना होता है, WL²/8। ठीक है। एंड मोमेंट बीम का जो बिकॉज हमारी बीम जो सिमेट्रिक है, इस वजह से एंड मोमेंट जो बीम होती है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस फॉर्म में बनता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है। और जब हम एंड मोमेंट डायग्राम के अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम के मोमेंट को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम एंड मोमेंट के बेंडिंग मोमेंट के अंदर सिंपली सपोर्टेड के बेंडिंग मोमेंट को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पर हमारा ऐड भी हो रहा है। ये हमारा एंड मोमेंट वाला डायग्राम था और इसके अंदर हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ऐड कर दिया। तो जब हम एंड मोमेंट के अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम के मोमेंट को जब हम ऐड करेंगे तो कॉमन पार्ट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट जो हमारा बचेगा वो बेंडिंग मोमेंट होगा। और इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है। एंड मोमेंट के अंदर जब हम सिंपली मोमेंट को ऐड करेंगे तो कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा, BMD। और इस लाइन के ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। और तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप फिक्स बीम का एनालिसिस करोगे तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, है ना। एंड मोमेंट बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग से बनाएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग से बनाएंगे, दोनों का आपस में एड ऑन करेंगे और रिजल्टेंट जो आएगा वो BMD आएगा। ठीक है। अगर इसकी हम डिफ्लेक्टेड शेप की बात करें तो आपको पता है दोनों एंड्स जो फिक्स्ड हैं तो डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो डिफ्लेक्शन आएगा कहाँ पर, और दोनों एंड फिक्स हैं तो वहाँ पर स्लोप भी 0 होगा। ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, डिफ्लेक्शन हमारा मिड पर आएगा। ठीक है। तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका एनालिसिस कौन कौन से मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ एनालाइजिंग ए फिक्स बीम, मतलब फिक्स बीम को एनालाइज करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एरिया मूवमेंट मेथड, सेकंड वन इज़ डबल इंटीग्रेशन मेथड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थर्ड वन इज़ मेथड ऑफ सुपरपोजिशन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आता भी नहीं है, और फोर्थ वन इज़ मोमेंट ऑफ 3 मोमेंट थ्योरम जिसको हम कैप्लिरियन थ्योरम भी बोलते हैं। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। फिलहाल हमारे इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम बाय यूजिंग एरिया मोमेंट मेथड। ठीक है। एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम बाय यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड, डबल इंटीग्रेशन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस वाले मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे और ये हमारा एग्जाम में नहीं आता। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम बाय यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड, और इसका हमारा फर्स्ट केस है फिक्स बीम विथ ए UDL, मतलब एक फिक्स बीम है और उस पर हमारे UDL एक्ट हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें एंड्स मोमेंट क्या आएगा, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, इसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू कहाँ पर होगी और कितनी होगी। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर शो ए फिक्स बीम विथ ए UDL। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स बीम स्प्लिट इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम which gives mu diagram, and second part is coupled beam which give mu dash diagram. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, सबसे पहले हम इस फिक्स बीम को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL एंड सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा कपल्ड बीम। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हमने एक नेम दे दिया और वो हमारा नेम है म्यू डायग्राम। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब UDL एक्ट होता है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोला बनता है और उस डायग्राम को हमने बोल दिया म्यू डायग्राम। ठीक है। इसी तरह से कपल्ड बीम है, दोनों पर सेम कपल्ड एक्ट हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट भी सेम ही आएगा, और कपल्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है तो इसका हमने बेंडिंग मोमेंट शो कर दिया। बिकॉज मोमेंट में हमारी हॉगिंग हो रही है इसलिए इसको हमने नेगेटिव शो कर दिया। ठीक है। ओके। अब हम क्या करेंगे, म्यू डैश डायग्राम के अंदर म्यू डायग्राम को एड ऑन करेंगे।
तो कॉमन पार्ट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट जो होगा हमारा BMD होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा ये हमारा म्यू डायग्राम था, सॉरी म्यू डैश डायग्राम था। इस म्यू डैश डायग्राम के अंदर हमने इस म्यू डायग्राम के बेंडिंग मोमेंट को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो कॉमन पार्ट जो हो गया हमारा कैंसिल आउट हो गया और इस लाइन से ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और नीचे वाली हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, तो ये पार्ट जो आपको नज़र आ रहा होगा ये पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो हमारा बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट बनाना है, एंड्स मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट बनाना है, दोनों को ऐड ऑन कर देना है। मतलब म्यू डैश डायग्राम में म्यू डायग्राम को ऐड ऑन कर देना है, कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट जो होगा हमारा BMD होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पर कि भाई इसको हम ऐड ऑन तो कर देंगे बट यहाँ पर एंड मोमेंट्स की वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो इसको अभी हम नीचे फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड मोमेंट की वैल्यू। देखिए यहाँ पर जो एंड मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो WL² आएगी। कैसे आई उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एंड मोमेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता ही है फिक्स बीम कौन सी होती है, फिक्स बीम हमारी इनडिटर्मिनेट बीम होती है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर इसको एनालाइज करने के लिए, इसका एंड मोमेंट्स को निकालने के लिए यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं और वो हमारी एक्स्ट्रा कंडीशन है मोर थ्योरम। तो यहाँ पर हम मोर थ्योरम 1 का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मोर थ्योरम 1 का यूज़ तो हम बाद में करेंगे, पहले जानेंगे कि मोर थ्योरम होती क्या है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था मोर थ्योरम का मतलब क्या होता है। मतलब 2 पॉइंट के बीच का स्लोप का चेंज जो होता है उसके एरिया ऑफ M/EI डायग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, चेंज इन स्लोप बिटवीन B to A इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन B to A। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 पॉइंट हमारे हो गए A और B, तो A और B के बीच का स्लोप का चेंज इसके किसके इक्वल हो जाएगा, इसके M/EI इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। कौन से एरिया के, बेंडिंग मोमेंट के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप क्या होगा, दोनों एंड फिक्स है तो दोनों एंड के बीच का स्लोप जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्या होगा 0। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M, यहाँ पर हमने जो M की वैल्यू निकाली है, स्लोप 0 हो जाएगा तो स्लोप को हमने 0 कर दिया। ठीक है, और 2 पॉइंट के बीच का स्लोप किसके इक्वल होता है, एरिया के, तो यहाँ पर हमने एरिया कर दिया। तो 2 पॉइंट के बीच का जो स्लोप होगा वो एरिया के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर एरिया को हमने 2 एरिया डिनोट किए, एक तो A और एक A'। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो एरिया होगा उसको हमने A बोला है और जो कपल्ड बीम का एरिया होगा उसको हमने A' बोला है। कौन सा वाला एरिया, बेंडिंग मोमेंट वाला एरिया। ठीक है, तो कपल्ड बीम, तो फाइनली एंड मोमेंट निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली सपोर्टेड बीम के मोमेंट के एरिया को और कपल्ड बीम के मोमेंट के एरिया को दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारे पास कपल्ड, तो हमारे पास मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सिंपली सपोर्टेड बीम का एरिया क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो हमारा एरिया, अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो ये हमारी पैराबोलिक है और इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 B × H। ठीक है, 2/3 B × H। तो 2/3 जो B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास L हो जाएगी और H की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, WL²/8। तो इसका एरिया तो आपको समझ आ गया होगा। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा B × H। B हमारे पास हो गया L और H हमारे पास क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमारा फर्स्ट वाला एरिया हो गया 2/3 B × H। B की वैल्यू हो गई L और H की वैल्यू हो गई WL² प्लस A' की वैल्यू हो गई M × L और M × L हमने नेगेटिव लिया है क्योंकि हॉगिंग मोमेंट था हमारा। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। चलो, तो दोनों ही तो सिंपल है बिल्कुल। जब भी आपको एंड मोमेंट निकालना होगा तो कुछ भी नहीं करना, जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरिया को ऐड ऑन करना है और उसको इक्वल टू स्लोप कर देना है। और दोनों के चेंज का स्लोप क्या था, 0 था। इस वजह से A + A' इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास M की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी,
WL²/12। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एंड मोमेंट की वैल्यू आ गई WL²/12। अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर फिक्स बीम पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हालांकि WL²/24 आएगा, बट ये आया कैसे। तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सिंपल है, ये हमारी फिक्स बीम है, ठीक है, और इस फिक्स बीम पर हमारा ये UDL एक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई रिएक्शन अवेलेबल होगी, तो अगर हम इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट करें, तो इस सेक्शन पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे RA × X, है ना। RA की वैल्यू हमारे पास होगी, क्या होगी, RA की वैल्यू हमारे पास WL/2 होगी, क्योंकि टोटल UDL, टोटल लोड क्या है हमारे पास WL, तो रिएक्शंस फोर्स क्या हो जाएगा WL/2 + WL/2। तो अगर आपको X सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम करेंगे RA × X, ठीक है। ऊपर से लोडिंग W आ रही है, तो W × X × X/2, ठीक है। और यहाँ से भी तो कपल आ रहा है हमारे पास, तो -WL²/2। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, और फर्स्ट हो गया हमारा RA × X, W × X × X/2 माइनस ये कपल्ड वाला मोमेंट, और ये कपल वाला मोमेंट कितना है हमारे पास WL²/12। तो X सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल लिया। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी। सिंपल सी बात है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दो, ठीक है। तो फॉर पॉइंट ऑफ काउंटरफ्रैक्चर, मतलब पॉइंट ऑफ काउंटरफ्रैक्चर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्रैक्चर वो पॉइंट होता है जहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 0 के इक्वल करेंगे। जैसे हम इक्वेशन को 0 के इक्वल करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी +-289L, और लेंथ, ठीक है, +-289L। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं आइदर एंड से +289L पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर इस बीम का हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता ना इस तरह से, एक सेकेंड मैं फिर से बना देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारी फिक्स बीम थी, और इस फिक्स बीम पर जब हमारा UDL था, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा रिजल्टेंट वाला कुछ इस तरह से बन रहा था हमारा, है ना। तो आइदर एंड से 0.298L डिस्टेंस पर, मतलब इधर से भी 0.289L डिस्टेंस पर और इधर से भी 0.289L डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, ये रहा। इसका मतलब लेफ्ट एंड से 0.289L डिस्टेंस पर या राइट एंड से 0.289L डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। और मैक्सिमम कहाँ पर होगी, बीम सिमेट्रिक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी डिस्टेंस पर होगा, L/2 पर होगा। कितना होगा वो भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, x = L/2 पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। जैसे ही आप x = L/2 पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास MC की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी WL²/24। इट मीन्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए फिक्स बीम विथ UDL इज़ 1/3 ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL। आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में जब आप बेंडिंग मोमेंट निकालते थे तो कितना आता था, WL²/8। फिक्स बीम के अंदर C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, WL²/24। इट मीन्स क्या हुआ, फिक्स बीम का जो बेंडिंग मोमेंट है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट का 1/3 होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा और कितना होगा। भाई आप तो को ये तो पता ही है, बीम हमारी फिक्स्ड है तो एंड्स पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो कहीं ना कहीं तो डिफ्लेक्शन आएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है वहीं पर डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो मतलब मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मोर थ्योरम 2 को। और मोर थ्योरम 2 क्या थी हमारे पास, चेंज इन डिफ्लेक्शन बिटवीन B2A, नहीं, हमारा डिफ्लेक्शन जो हमें निकालना है वो कहाँ निकालना है, C पर निकालना है। कहाँ पर निकालना है, C पर निकालना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट है, मतलब C का डिफ्लेक्शन जो है वो टेंजेंट
ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। ठीक है, और फॉर्मूले की अगर फॉर्म में हम इसको बोलें तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं वाई सी ए इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ ए टू सी एक्स बार अपॉन ई आई। ठीक है, मतलब एरिया को जब आप एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर ऐसे बोल दो एरिया को जब आप सेंट्रोइड से मल्टीप्लाई कर दोगे उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, तो वो मोमेंट हो जाएगा उसका, मोमेंट एरिया हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, वाई सी ए इज इक्वल टू माइनस समेशन ए टू सी एक्स बार अपॉन ई आई, और ई आई को हम लेफ्ट साइड में लिया है तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, ई आई वाई सी ए इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बार। ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का मतलब एरिया, किसका एरिया, सिंपली सपोर्टेड बीम का भी एरिया और कपल्ड बीम का भी एरिया। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जो हमारा डायग्राम था बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम था, ठीक है, इस तरह से कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस बीम का एरिया लेना है ना, फिर इसी का सेंट्रोइड लेना है, फिर हमें दूसरे पार्ट में इस बीम का एरिया लेना है, फिर इसका हमें सेंट्रोइड लेना है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक लेना है, ये सारा एरिया और सेंट्रोइड सिर्फ मिड पार्ट तक लेना है हमें। कहाँ तक लेना है, मिड पार्ट तक, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन मिड पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, सबसे पहले हमने क्या करा, ई आई वाई सी ए इक्वल टू, तो पहले हम जो एरिया ले रहे हैं वो इस पार्ट का ले रहे हैं। ठीक है, और इस पार्ट का एरिया, ठीक है ना, पैराबोला पार्ट का ले रहे हैं, और पैराबोला के लिए आपको पता है ये कितना होता है एरिया, 2/3 बी इंटू एच। क्या होता है, 2/3 बी इंटू एच। तो 2/3 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ के लिए कितनी हो जाएगी, L/2, और एच कितना है, WL²/8। ठीक है, और इसके सेंट्रोइड की भी हम बात कर लेते हैं। इसका सेंट्रोइड कितना होता है, इसका सेंट्रोइड होता है हमारा 3/8 इंटू बी। तो 3/8 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, L/2। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पैराबोला वाले की बात। ठीक है, अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया माइनस। ठीक है, तो हाफ पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ पार्ट का एरिया हो जाएगा WL²/12। ये तो हो गया ये वाली चीज़, और लेंथ हो गई इसकी L/2। ठीक है, तो WL²/12 मल्टीप्लाई बाय L/2, ये हो गया इसका एरिया, और L/2 का सेंट्रोइड क्या हो जाएगा हमारे पास, L/2 का सेंट्रोइड हो जाएगा L/4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एकदम बिल्कुल सिंपल वे में समझ लिया इसको, हमें कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, ये हमारी बीम थी और ये हमारी पैराबोला था इसके अंदर। तो पहले और हमें जो डिफ्लेक्शन निकालना था उस मिड पार्ट पे निकालना था। कहाँ निकालना था, मिड पार्ट सी पे निकालना था। तो पहले तो मैंने इस पार्ट का एरिया ले लिया और इसका सेंट्रोइड ले लिया, फिर उसमें मैंने इस पार्ट का एरिया ले लिया और इसका सेंट्रोइड ले लिया। ठीक है, और दोनों को हमने यहाँ पर एड ऑन कर दिया, और दोनों को एड ऑन करने के बाद जब हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास वाई सी ए की वैल्यू जो आ जाएगी, डिफ्लेक्शन एट सी विथ टेंजेंट ए हमारा आ जाएगा WL/4/384 EI। ठीक है, मतलब सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन, मतलब मिड पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, WL/4/384 EI। ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में जब हमने यूडीएल के लिए डिफ्लेक्शन निकाला था तो हमारा आया था 5 WL/4/384 EI। मैं आपको फिर बता देता हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब यूडीएल था तब हमने जब मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाला था तो हमारा आया था 5 WL/4/384 EI। ठीक है, 384 EI। और यही बीम जब हमारी फिक्स्ड हो गई और इस पर जब हमने डिफ्लेक्शन निकाला तो हमारा आया WL/4/384 EI। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/5 होता है। एक बार फिर सुन लो, फिक्स बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का कितना होता है, 1/5। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम एकदम सोल्व हो गई। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने देखा था फिक्स बीम विथ यूडीएल। अब प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं फिक्स बीम विद द सेंट्रल पॉइंट लोड। मतलब एक फिक्स बीम के अंदर जब सेंट्रल पे पॉइंट लोड होगा देन उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कहाँ पर आएगी, मैक्सिमम, और एंड्स पर एंड मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी।
ठीक है। तो इसका हमें एनालाइज करना है, तो आइए इसका हम एनालाइज करते हैं सेम उसी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी हमें रिएक्शंस निकालनी होगी। सेंटर पे जब लोड आ रहा है तो इसका और सिमेट्रिक है, तो इसकी जो रिएक्शंस होगी वो W/2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फिगर शो ए फिक्स बीम विद द सेंट्रल पॉइंट लोड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट द फिक्स बीम इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम इस बीम को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विद द सेंट्रल पॉइंट लोड एंड सेकंड पार्ट होगा हमारा एंड कपल्ड बीम। फिर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। अब सिंपली आपको पता है जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब सेंटर पे लोड लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल फॉर्म में बनता है। इसको हमने नाम दे दिया म्यू डायग्राम। और कपल्ड बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, हॉगिंग हो रहा है इस वजह से इसको हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, और इसको हमने एक नेम दे दिया म्यू डैश डायग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस म्यू डैश डायग्राम के अंदर, अब हम क्या करेंगे इस म्यू डैश डायग्राम के अंदर म्यू डायग्राम को एड ऑन कर देंगे और कॉमन पार्ट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट जो बचेगा वो क्या बचेगा BMD। ठीक है, मतलब म्यू डायग्राम के अंदर एक बार फिर देखो, म्यू डायग्राम के अंदर जैसे ही आप म्यू डैश डायग्राम के अंदर जैसे ही आप म्यू डायग्राम को ऐड करोगे तो कॉमन पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट जो बचेगा वो हमारा बचेगा BMD। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ये चीज़ मेंशन की है। फर्स्ट पार्ट इज़ द सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग द ट्रायंगल BMD एंड सेकंड पार्ट इज कपल्ड बीम हैविंग रेक्टेंगल डायग्राम। वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M। और अब हमें इसका हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर कपल्ड M की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और यहाँ पर BMD कितना है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये हमारी बीम जो है इंडिटरमिनेट बीम है, तो इसको एनालाइज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कपल्ड, और कपल को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने निकाला था कपल को किस थ्योरम से निकाला था, एरिया मोमेंट थ्योरम से। तो यहाँ पर भी हमने वो मोर थ्योरम से, सॉरी, तो इसको भी हम किससे निकालेंगे, मोर थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम फाइंड द वैल्यू ऑफ M अप्लाइंग द मोर थ्योरम। और मोर थ्योरम क्या होती है, 2 पॉइंट के बीच का स्लोप जो होता है वो उसके एरिया ऑफ M/EI डायग्राम के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारी जो बीम थी दोनों ही एंड्स फिक्स हैं, तो दोनों एंड के बीच का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। वो किसके इक्वल हो गया, वो इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया को हमने बोल दिया A और रेक्टेंगल के एरिया को हमने बोल दिया यहाँ पर A'। तो कहने का मतलब ये है इस BMD का जो भी एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों पॉइंटों के बीच के स्लोप के, और दोनों पॉइंटों के बीच का स्लोप 0 होता है फिक्स बीम के अंदर। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी फिक्स बीम आती है एग्ज़ाम के अंदर तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो होता है एरिया मूवमेंट मेथड होता है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल जो बेंडिंग मोमेंट है, सिंपली सपोर्टेड का जो बेंडिंग मोमेंट है उसको हमने A बोला है, और जो कपल्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट है उसको हमने क्या बोला है, यहाँ पर A' बोला है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम जो हमारी उसका बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में है, और ट्रायंगुलर फॉर्म का बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हो गया हमारे पास L, और हाइट हो गई हमारे पास WL/4। ठीक है, इसी तरह से कपल्ड बीम की बात करते हैं, तो कपल्ड बीम के एरिया को हमने A' से नोट किया है, तो इसकी ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारी यहाँ पर क्या हो गई, इसकी लेंथ हमारे पास हो गई L, और इसकी विड्थ हो गई हमारे पास M। ठीक है, तो फाइनली M इंटू L। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का एरिया हो गया हाफ इंटू L इंटू WL/4, और कपल्ड बीम का एरिया हो गया M इंटू L। कौन सा एरिया, बेंडिंग मोमेंट का एरिया। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, कपल्ड का जो एंड मोमेंट निकालना है वो मोर थ्योरम से निकालना है, और मोर थ्योरम ये बोलती है 2 पॉइंट के बीच का जो स्लोप होता है वो उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये B से A के बीच का जो स्लोप है ना, स्लोप का चेंज जो कि 0 है, वो किसके इक्वल है, वो इसके एरिया के इक्वल है। और इसका एरिया क्या है,
ट्राइंगल वाला एरिया हमने ए बोल दिया और रेक्टेंगल वाला हमने एरिया ए डैश बोल दिया उसके मोमेंट के एरिया के इक्वल, ठीक है। और दोनों को हमने एड ऑन कर दिया तो फाइनली हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, WL/8। फाइनली सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज सुपर इम्पोज द एंड मोमेंट डायग्राम, कॉमन पार्ट इज कैंसल्ड एंड फाइनली रिजल्टेंट इज कॉल्ड BMD। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट को जब हम कपल्ड वाले मोमेंट में ऐड करते हैं तो कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाता है और रिजल्टेंट जो बचता है वो BMD, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया कपल्ड का मतलब एंड मोमेंट हमने यहाँ पर निकाल दिया। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और बीम हमारे कुछ इस तरह से है, तो इस बीम के लिए हमने यहाँ पर कोई सेक्शन ले लिया। जैसे आप इस बीम पे सेक्शन लोगे तो इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास RA × X, और यहाँ पर हमारे पास कपल है माइन, और वो कपल कितना है हमारे पास WL/8। तो इस सेक्शन पर हमारे बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी RA × X - WL/8, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सिंपली सपोर्टेड बीम जो हमारी फिक्स बीम थी वहाँ पर हमने कोई सेक्शन ले लिया और उस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाली, और वो हो गई हमारे पास RA × X - M, और M की वैल्यू कितनी है WL/8, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट कहीं ना कहीं जीरो होगा तो mx = 0 कर दिया। जैसे mx = 0 करोगे तो x = क्या आ गया L/4। इट मीन्स आइदर एंड से x = L/4 पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, जो कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही थी, ठीक है। तो दोनों एंड से L/4 पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी, मिड पर होगी। तो x = जैसे आप L/2 पुट करोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आ जाएगा WL/8, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन की भी बात कर लेते हैं कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा। देखिए फिक्स्ड बीम में दोनों एंड्स पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ आएगा, जाहिर सी बात है जहाँ लोडिंग होगी वहीं डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा। अब लोडिंग कहाँ पर लग रही है, लोडिंग हमारी लग रही है मिड पर, तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम कहाँ पर होगा, डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम कहाँ पर होगा, डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम हमारा इस मिड पॉइंट पर ही होगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमने यहाँ पर मोर थ्योरम 2 को यूज़ किया, और मोर थ्योरम क्या थी हमारी, डिफ्लेक्शन हमें निकालना है C पर। तो डिफ्लेक्शन ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट A इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। और फॉर्मूले की फॉर्म में इसको अगर हम बोलें तो हम बोल देंगे YCA = समीशन ऑफ A to C Ix/EI, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये हमारा मेन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है। कहाँ निकालना है, C पॉइंट पर, ठीक है। तो अब हमें A और X बार मतलब एरिया और सेंट्रोइड है ना, मोमेंट डायग्राम का एरिया लेना है और सेंट्रोइड लेना है। वो कहाँ तक लेना है, मिड पार्ट तक लेना है, ठीक है। अब इसमें दो तरह की ज्योमेट्री है, एक तो है रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री और एक है ट्राइंगुलर ज्योमेट्री। तो पहले तो मैंने एरिया और X बार ले लिया ट्राइंगुलर ज्योमेट्री के लिए, है ना। ट्राइंगल ज्योमेट्री के लिए अगर हम एरिया की बात करें तो होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसके अगर आप सेंट्रोइड की बात करोगे, ठीक है, तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड इधर से तो होता है हमारा 2/3 और इधर से होता है हमारा 1/3। तो हम कहाँ से लेंगे, जहाँ पर निकालना है डिफ्लेक्शन, कहाँ निकालना है, C पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन कितना, यहाँ से सेंट्रोइड क्या होता है हमारे पास 1/3, तो हमने यहाँ पर बोल दिया 1/3 × L, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो ट्राइंगल का एरिया लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर ट्राइंगल का सेंट्रोइड हमने C से लिया जो कि हमारा क्या हो गया 1/3 × L। L कितना है हमारे पास L/2, ठीक है। अब हम दूसरी ज्योमेट्री की बात करते हैं। दूसरी ज्योमेट्री जो कि नेगेटिव में है इसलिए आगे हमने पहले माइनस लगा दिया, और इस ज्योमेट्री का हमने एरिया ले लिया, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है विड्थ इंटू हाइट। विड्थ हमारे पास L हो गई और लेंथ हो गई हमारे पास L/2, तो M × L/2। तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया M × L/2, और इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा L/2 का अगर आप सेंट्रोइड निकालोगे तो क्या आएगा L/4। तो सिंपल सा था, जो हमारी बेंडिंग मोमेंट की ज्योमेट्री थी उसमें हमने एक बार ट्राइंगल का
मिड पार्ट तक का एरिया ले लिया और उसका सेंट्रोइड ले लिया, फिर हमने रेक्टेंगल का मिड पार्ट तक का एरिया ले लिया और सेंट्रोइड ले लिया, उन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया और ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, YCA इक्वल टू WL³ अपॉन 192 EI। ठीक है, और अगर आपने पढ़ा होगा सिंपली सपोर्टेड बीम का, जब आपने डिफ्लेक्शन पढ़ा होगा सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब सेंटर पे जब लोड लगाते हैं तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपकी आई थी WL³ अपॉन 48 EI। ठीक है, और फिक्स बीम के लिए जब आप सेंटर पर लोड लगा रहे हो तो वैल्यू आ रही है WL³ अपॉन 192 EI। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/4 होता है। तो दो कंसेप्ट, दो प्रॉब्लम के अंदर दो कंसेप्ट आपने यहाँ पर क्लियर कर लिए। पहला कंसेप्ट तो ये था, अगर फिक्स बीम पर यूडीएल एक्ट होता है, पहला कंसेप्ट तो ये था फिक्स बीम पर अगर यूडीएल एक्ट होता है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, और सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर यूडीएल एक्ट होता है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, ये हमने जान ली थी। सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब यूडीएल एक्ट होता है तो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होती थी 5/384 WL⁴ अपॉन EI ये होती थी। और फिक्स बीम पर जब यूडीएल एक्ट होता था तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट की 1/5 होती थी। तो इसका हो जाएगा WL⁴ अपॉन 384 EI। तो ये तो बात हो गई जब फिक्स बीम पर यूडीएल होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल होगा, उनका रिलेशन। फिक्स बीम का पे जब यूडीएल होता है तब उसका डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/5 होता है। और दूसरी प्रॉब्लम में हमने जाना, जब सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर यूडीएल एक्ट होता है तो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है WL³ अपॉन 48 EI। ठीक है, और यही यूडीएल अगर आप फिक्स बीम पे लगाओगे तब डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी WL³ अपॉन 192 EI। इट मीन्स क्या हुआ, फिक्स बीम पे जब आप यूडीएल लगाओगे तो उसका डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/4 होगा। ठीक है, सॉरी पॉइंट लोड की केस में बताया मैंने आपको, यूडीएल नहीं पॉइंट लोड। तो सिंपल सी बात है, जब यूडीएल होगा तब फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन 1/5 कम होगा, और जब पॉइंट लोड होगा देन फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन 1/4 कम होगा एज कम्पेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।